नमस्ते दोस्तों। इस कहानी की राइटर है प्रीति कर। वैसे तो उसका नाम काजल था, पर गांव में सब उसे काली बोलते थे। वो सांवली थी, पर उसके नए नक्श बहुत सुंदर थे। हमेशा बेहद चुप और शांत रहने वाली काली आज जोर जोर से रोते हुए अपने घर के बाहर खड़ी थी। पूरे आस पड़ोस के लोग तमाशा देखने के लिए वहां आ खड़े हुए थे, पर कोई भी उसकी बद दिमाग माँ और भाई को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा था। कल ही तो उसके पापा का श्राद्ध कर्म समाप्त हुआ था। आज उसकी सौतेली माँ रचना देवी और छोटा भाई सोनू उसे घर से भगा रहे थे। तभी काली रोते हुए कहती है, माँ ऐसा मत करो, तुम दोनों के सिवा मेरा कोई नहीं है। माँ, मैं हमेशा तुम दोनों की सेवा कर दिया करूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी और कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करूंगी। मुझे यही घर के कोने में जगह दे दो, मैं और कुछ नहीं मांगूंगी। माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी। वो रो रो कर बोल रही थी। वही जमीन पर उसका कुछ कपड़ा पोटली में बंधा हुआ फेंका हुआ था। तभी अचानक उसकी माँ कहती है, बकवास बंद कर काली और भाग यहाँ से। तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अब मेरी ये हालत नहीं है कि मैं तुम्हारा बोझ सहूंगी। तुझे जहां जाना है जा, पर मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। इस 2 कमरे के घर पर सिर्फ मेरा और मेरे बेटे का हक है। तेरा बाप सिर्फ तेरा था, वो मर गया है। अब यहाँ तेरा कोई नहीं है, जा यहाँ से। उसे धक्का देकर बोलती उसकी सौतेली माँ रचना घर का दरवाजा बंद करने लगी। का, काजल बदमाश रोती उसके पैर ही नहीं छोड़ रही थी। गुस्से से रचना का माथा गर्म हो चुका था। फिर उसने साथ खड़े 16 साल के सोनू से उसने कहा कि ए सोनुआ, इस काली को धक्का मारकर घर से बाहर फेंक और दरवाजा बंद कर दे। तभी अचानक एक आवाज आती है, रुको, बंद करो ये तमाशा। अरे छोटे ठाकुर आए हैं। छोटे ठाकुर यहाँ क्यों आए होंगे। अगल बगल दर्शक बने लोगों के बीच खुसर बुसर शुरू हो गई। गांव के सारे लोग उनके यहाँ आने का कारण जानने को उत्सुक हो गए थे। तभी काली कहती है, छोटे ठाकुर, आप मेरी माँ को समझाइए ना, मुझे यहाँ से ना निकाले, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी। ठाकुर को देखते जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिला था। वो बिलखते हुए उनके पैरों पर आ गिरी। इससे पहले कि उस कहते, रचना बहुत ही बदतमीजी से बोल पड़ी, ये हमारे घर का मामला है छोटे ठाकुर, आप इसमें अपनी टांग मत घुसाइएगा। तो ठाकुर कहते हैं, रचना देवी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अपने ना रहने पर काजल की इस स्थिति का आशंका मनोहर चाचा को थी। अपनी बेटी को तुम्हारे बुरे बर्ताव से बचाने के लिए वो हमेशा चिंता में रहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी मासिक आमदनी में से कुछ कुछ रुपए बचाकर काजल के नाम पर 5 लाख रुपए मेरे पास जमा करवाए थे। वो गुस्से से उसे देखकर बोलता गया। उसकी बातें सुनकर सब छोटे ठाकुर की ओर देखने लगे थे और रचना का पूरा शरीर नाच उठा था। 5 लाख की रकम सुनकर सोनू की तो आंखें बाहर ही निकलने लगी थी। 5 लाख? अरे काली बेटी, मैं तो ये सब मजाक कर रही थी। तू मेरी ही तो बेटी है। अब उसके बाद मैं ही तेरा ख्याल रखूंगी ना, और तुझे हमेशा प्यार करूंगी। चल बेटिया, अपने घर के अंदर चल। अपनी लोभ को दबाते वो काजल को कंधों से उठाकर खड़ी करने लगी और बोली, रे सनवा, चल दिदिया की पोटली उठाकर घर में रखा। ठीक है माँ, वो बोला और नीचे से पोटली उठाने लगा। तभी ठाकुर बोला, मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है रचना देवी। मनोहर चाचा ने मेरे पास सिर्फ पैसे ही जमा नहीं करवाए थे, बल्कि उन्होंने काजल के जीवन की पूरी जिम्मेदारी भी मुझे सौंप दी है। वो गंभीर होकर बोला तो सबकी आंखों में सवाल खड़े हो गए। पर वो तो चीख ही पड़ी थी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं छोटे ठाकुर। अभी काली की माँ और भाई जिंदा है। ये मेरी बेटी है और ये हमारे साथ ही रहेगी। आप इसके पैसे मुझे दे दीजिए, मैं और सोनू इसका बहुत ख्याल रखेंगे। वो अब गुस्से से बोली थी। अब भला इतने रुपए वो उसके पास थोड़े ही छोड़ देने वाली थी। तभी ठाकुर कहते हैं, रचना देवी, चुप हो जाओ। अपना ये ढोंग किसी और को दिखाना। अगर तुम्हें काजल से थोड़ा भी प्यार होता ना, तो तुम अपनी जवान बेटी को यूं घर से बाहर निकाल कर सबके सामने तमाशा नहीं बना रही होती। बेहद सर्द आवाज में वो बोला था। उसकी फटकार से रचना पसीने पसीने हो गई। छोटे ठाकुर की नजर अब बिल्कुल चुप हो चुकी काजल पर गई थी। उसके सांवले सलोने मुखड़े पर थप्पड़ और आंसुओं के गहरे निशान पड़े हुए थे। उनका नरम दिल भर आया जब वो रचना की तरफ गुस्से से देखता बोला, मनोहर चाचा ने अपने ना होने की स्थिति में
काजल की पूरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। इसके लिए उन्होंने पहले ही कोर्ट से पेपर बनाकर मुझे सौंप दिया था। उसके मरने के बाद अब मैं इसकी देखभाल करूंगा। मुझे लगा ही था कि तुम दोनों माँ बेटा ये तमाशा श्राद्ध के बाद करोगे ही, इसलिए मैं यहाँ चला आया। ये लो कोर्ट के पेपर, पढ़ लो। उसने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा पेपर रचना देवी के मुंह पर फेंक दिया। आज से काजल सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। अब ये मेरे घर में रहेगी और तुम दोनों माँ बेटा अपने घर में ऐश करोगे। चलो काजल, अब तुम्हारा घर हवेली है, तुम वहीं मेरी माँ के साथ रहोगी। तभी रचना कानूनी पेपर पर एक नजर डालने के बाद अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। छोटे मालिक, ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी को मेरे पास ही रहने दीजिए, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। आप चाहे रोज आकर जांच कर लीजिए, आप चाहे रोज आकर जांच कर लिया कीजिए। तभी ठाकुर कहता है, ये सब नाटक छोड़ो और तुम दोनों माँ बेटे मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद कभी भी काजल से मिलने या उसे परेशान करने की कोशिश मत करना। मनोहर चाचा के साथ ये भी तुम दोनों के लिए मर गई है। तुम दोनों कभी भी हवेली की ओर मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे ना? वो बेहद गुस्से में आ चुका था। तभी एक आवाज आती है, काली दीदिया, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ। काली दीदिया, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं भी तुम्हारा छोटा भाई हूँ ना, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? सोनू रोते हुए काजल का हाथ पकड़ कर बैठा था। अपनी माँ के संग में वो भी बहुत ही चालबाजी सीख चुका था, इसलिए अब बात को संभालने की कोशिश करने लगा था, पर वो बिल्कुल ही चुप हो चुकी थी। तभी वो बेहद ही कार्ड से बोलते हुए चिल्ला पड़ा, तुम दोनों मेरी सोच से भी ज्यादा नीचे गिरे इंसान हो। 5 लाख रुपए की चकाचौंध में अब तुम दोनों को काजल से प्यार होने लगा। अब अपना मुंह बंद कर लो, मुझे तुम दोनों की अब कोई भी बकवास नहीं सुननी। चलो काजल, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं रहता। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सपना देखा था जो तुम्हें पूरा करना है। उसे बोलता वो कुछ दूरी पर खड़े अपनी जीप में जा बैठा। काजल कुछ देर तो अपने आसपास सबको देखती रही, फिर अपनी पोटली सोनू के हाथ से ले ली। सोनू, अपना और माँ का ख्याल रखना। इतना सा बोलकर वो डबडबाई आंखों से अपने पापा के घर को निहारती पलट गई थी। रचना और सोनू की आंखों में काजल के लिए बेइंतहा नफरत की ज्वाला धधक रही थी, पर वो इस बात से बेपरवाह धीरे धीरे अपना कदम छोटे ठाकुर की जीप की तरफ बढ़ाने लगी। ना था जिस घर से उसे अपनी डोली में बैठकर ससुराल विदा होना था, वहां से आज वो एक अजनबी के साथ अनजान सफर पर विदा हो रही थी। उसके आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी थी। वो छोटे ठाकुर के द्वारा उसके लिए खोले गए दरवाजे से जीप में जाकर बैठ गए। तभी ठाकुर कहता है, ये लो काजल, अपने आंसू पोंछ लो। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। इन आंखों को वो सपने पूरे करने हैं जो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए देखा है। आज के बाद मैं कभी तुम्हें रोता नहीं देखना चाहता। चलो अब मुस्कुरा दो। वो होले से मुस्कुराते हुए अपना रुमाल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे काजल ने कुछ झिझक के साथ थाम लिया। छोटे ठाकुर ने जीप स्टार्ट कर दी और कुछ ही पल में काजल एक नई जिंदगी की तरफ चल पड़ी थी। 26 साल के छोटे ठाकुर यानी सूर्य प्रताप ठाकुर मोहितपुर गांव के मुखिया जगत प्रताप ठाकुर का इकलौता बेटा था। बड़े ठाकुर ने 10वीं के बाद उसे विदेश पढ़ाई करने भेज दिया था। समय बीतता रहा और सूर्य अपनी पढ़ाई के साथ बड़ा होता गया। 26 साल के सूर्य का जितना सुंदर रूप रंग था, उतना ही वो अपने पिता की तरह ही नरम दिल और हंसमुख स्वभाव का लड़का था। विदेशी रंग ढंग भी उसके पारिवारिक संस्कार को बदल नहीं पाए। वो जब भी छुट्टियों में गांव आता, अपनों से बड़ों से इज्जत से पेश आता था। सबको चाचा भैया कहकर बात किया करता था। उसके सरल स्वभाव की वजह से गांव वाले बड़े ठाकुर के साथ अपने छोटे ठाकुर को भी बेहद ही पसंद करते थे। गांव के लगभग पूरे लोग बड़े ठाकुर के अनेकों फैक्ट्रियों और कई एकड़ जमीनों पर खेती कर अपना जीवन खुशी से बिताते थे। कुछ साल पहले बड़े ठाकुर की अचानक हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। सूर्य की पढ़ाई के कुछ महीने बाकी थे, फिर भी वो सब कुछ छोड़कर अपने गांव वापस आ गया था। अपनी माँ और छोटी बहन रितु को संभालने के साथ उसने अपने पिता के सारे उद्योगों को अच्छे से संभालना शुरू कर दिया था। अपने 23 साल की कच्ची उम्र में सूर्य ने अपने कंधों पर पिता का सारा बोझ उठा लिया था। उसे जब भी किसी काम में कोई दिक्कत होती,
वो अपने पिता के निजी सलाहकार और पैसों की सारी लिखा पढ़ी करने वाले मनोहर जी से बैठकर बातचीत कर लेता था। मनोहर जी मेहनती और अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार व्यक्ति थे। उनके काम से प्रभावित होकर बड़े ठाकुर ने मनोहर जी को अपना निजी सलाहकार और रुपए की लिखा पढ़ी का पूरा काम दे रखा था। वो पूरे महीने की हुई सारी आय और खर्च के पाई पाई का हिसाब उन्हें दिया करते थे। मनोहर जी की पत्नी अपनी पहली संतान को जन्म देते समय चल बसी थी। 6 महीने तक तो मनोहर जी ने काजल को अकेले ही पाला पोसा, पर अपने काम और बच्ची का ख्याल नहीं रख पाने की वजह से उन्होंने दूसरी शादी कर ली। रचना मनोहर जी के घर पत्नी बनकर आई। 2-4 साल तक काजल को बहुत प्यार करती रही, पर जब उसने एक बेटे को जन्म दिया तो अचानक ही उसका दिल बदल गया था। अब काजल उसकी आंखों में खटकने लगी थी। उसकी हर छोटी बात या मनोहर जी से कुछ लाने की फरमाइश करना रचना को जहर लगने लगा था। अब वो अक्सर काजल को दुख पहुंचाने लगी थी। उसके साथ मारपीट करना उसका रोज का काम बन गया था। रचना देवी ने 8 साल की काजल के कंधे पर ही घर के सारे कामकाज का बोझ डाल दिया था। वो खुद सारा दिन अपने बेटे के साथ मगन हुई रहती। काजल अपने नन्हे नन्हे हाथों से घर का सारा काम निपटाने के बाद विद्यालय भी जाती थी। अपनी पत्नी का ऐसा बदला रूप देखकर मनोहर जी को बहुत दुख होता। वो रचना को बहुत समझाते थे, पर वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। उनको संताने के लिए अक्सर मोहन जी को सोनू से दूर कर दिया करती। अपने बेटे के मोह में वो भी चुप रह जाते। काजल बचपन से जवानी की दहलीज पर आ रही थी। वो पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। घर का सारा काम करते हुए भी वो अपने विद्यालय में पहले स्थान पर आती थी। इसलिए मनोहर जी उसे डॉक्टर बनाने का सोच रखते थे। वो कुछ पैसे रचना की आंखों से छुपाकर काजल के नाम पर रखने लगे थे। अपने ही घर में रचना और सोनू के द्वारा काजल को बात बात पर प्रताड़ित करने वाली आदत देखकर अब मनोहर जी अंदर ही अंदर घुटने लगे थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। अपनी गिरती हुई स्वास्थ्य को देखकर वो काजल के प्रति बेहद चिंतित रहने लगे थे। जिस दिन उनकी तबीयत खराब रहती, छोटे ठाकुर के मना करने पर भी वो काम पर आ जाते थे। ऐसी स्थिति में काजल भी उनके साथ चली जाती थी और वहां पर उनका ख्याल रखती थी। उस दिन मनोहर जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। आज काजल को रचना ने काम के बहाने घर पर ही रोक लिया था, इसलिए वो अकेले थे। जब सौर्य यानी कि छोटे ठाकुर ने उन्हें घर जाकर आराम करने को कहा तो उनके पैर पकड़ लिए थे। छोटे ठाकुर ने कहा, आप छोटे ठाकुर, आप तो हमारे भगवान हैं। मुझे बड़े ठाकुर आपने सब कुछ दिया, पर अब मेरी एक मदद, आखिरी आखिरी मदद कर दीजिए। वो बेहद भावुक होकर बोले। हाँ बोलिए मनोहर चाचा, क्या बात है? और प्लीज आप ये मेरा पैर छोड़िए, आप मुझसे बड़े हैं, मेरा पैर पकड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। वो मुस्कुराकर बोला था। तभी मनोहर जी कहते हैं, ये तो आपका बड़ापन है छोटे ठाकुर, कि आप मुझे इतना मान देते हैं, वरना हम छोटे लोगों की आपके आगे औकात ही क्या है। वो दुख से बोले और फिर अपने घर की सारी स्थितियों से उन्हें अवगत करवाने लगे। वो काजल की पूरी जिम्मेदारी उन्हें देना चाहते थे, जिसे सौर्य कुछ देर सोचने के बाद मान गया था। तो मनोहर जी कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटे ठाकुर, कि आपने मेरी बेटी को अपने घर में और अपने संरक्षण में रखने की बात कही। मैं कल ही कोर्ट से कागज बनवाने की कोशिश करता हूँ। वो खुशी से रो पड़े। अपनी तबीयत कुछ ठीक होते ही मनोहर जी कोर्ट के चक्कर लगाने लगे थे। लगभग महीने भर के बाद काजल की कस्टडी पेपर छोटे ठाकुर के नाम से बना पाने में वो सफल हो गए थे। फिर उन्होंने उन पेपर को सौर्य को सौंप दिया और 2 माह नहीं बीते थे कि मनोहर जी इस दुनिया से विदा हो गए थे। सौर्य को जब मनोहर की मृत्यु की बात पता चली तो वो बहुत ही दुखी हुआ। फिर वो उनके श्रद्धाक्रम पूरा होने के बाद उनके घर जा पहुंचा था। वहां पहुंच उसे आभास हुआ कि वो बिल्कुल सही समय पर वहां आया था। इस तरह काजल आज सौर्य के साथ उनकी छत्र छाया में रहने उनके घर आई थी। अब काजल रुमाल से अपना आंसू पोंछकर अपने पापा के सपनों के बारे में सोचने लगी थी। अब उसका एक ही मकसद था कि उसे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना था। वो अपने कष्ट भरे जीवन के बीते पलों को आखिरी बार याद करती है। जीप की सीट से सर टिकाकर सोच में डूब गई थी। अब काजल की मंजिल आ चुकी थी, पर अभी भी वो गहरी सोच में डूबी थी। सौर्य ने जब अपनी जीप को हवेली के अंदर लाकर रोका था तो उसकी तंद्रा टूट गई। सौर्य उतरकर उसकी ओर गेट खोलने लगा था।
और बोला, आओ काजल, तुम्हारे नए घर में स्वागत है। वो होले से मुस्कुराकर बोला था। काजल संसार से उतर गई और उसके पीछे चल पड़ी। बड़ी सी हवेली थी, शायद 1000 गज में फैली हुई थी, जो सफेद सरगम के पत्थरों से बनी दिख रही थी। चार दीवारी के चारों तरफ से फूलों के पेड़ पौधे लगे थे, जिसकी मनमोहक खुशबू मन को लुभा रही थी। वहीं पर छोटे छोटे कई कमरे बने थे, शायद नौकर रहते होंगे वहां। एक जगह पर बड़ा सा झूला पड़ा था, जिस पर गद्दा लगा हुआ था। अब वो छोटे ठाकुर के पीछे पीछे मुख्य द्वार से होते हुए अंदर आती है। अंदर से हवेली बहुत ही शानदार थी। ढेर सारे कमरे थे, बीच में बड़ा सा हॉल था, जिसमें खाने की बड़ी सी मेज लगी थी। तभी एक आवाज आती है, अरे बेटा, आ गए तुम। हम दोनों तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे, ममता देवी बेटे से कहती हुई उसके पीछे पोटली हाथ में कसे काजल की ओर देखती है और कहती है, ये मनोहर जी की बेटी काजल है ना। काजल आगे जाकर उनके पैर छूती है तो वो कहती है, खुश रह बच्ची, कितनी प्यारी है तू। ना जाने कैसी औरत है वो, जिसने बाप के मरते ही तुम्हारे सर से छत का साया भी छीन लिया। उसके सर पर हाथ फेरती हुई उन्हें सब कुछ पता था। तभी काजल सिसकने लगती है तो ममता देवी कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज से तुम एकदम नहीं रहोगे। अब यही घर है तुम्हारा। तुम्हारे पत, तुम्हारे पिता की मर्जी थी ना बेटी कि तुम हम लोगों के साथ रहो, तो रोना धोना छोड़ो और खुश रहो। अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। तुम मुझे रितु की तरह माँ ही कहना। आज से मेरी 2 बेटियां हैं। वो उसे खुद से लिपटाते हुए कहती है, रितु, इसे तुम अपने बगल वाले कमरे में ले जाओ और मुंह हाथ धुलवा कर लाओ। जाओ बच्ची, और हाँ, रोना मत। शीतल, ओ शीतल, खाना लगाओ। सूर्य उसे गौर से देखता है। उसकी उदास आंखें सूर्य को बेचैन कर देती हैं। तभी वो कहता है, माँ, मैं भी थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर अपने कमरे में चला जाता है। रितु और सूर्य का कमरा पहली मंजिल पर था। ममता जी खुद नीचे के कमरे में रहती थी और खाली पड़े कमरों में ताले लगे हुए रहते थे। अब वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी तो रितु ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? काजल। धीरे से बोलकर वो चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगी। उसे अजीब सा लग रहा था, ये सोचकर कि अपना घर छोड़कर उसे यहाँ रहना होगा। तभी वो लड़की कहती है, बहुत प्यारा नाम है। वैसे मेरा नाम रितु है और मैं 12वीं में पढ़ती हूँ। तुम कौन सी क्लास में हो? तो काजल बोलती है, मैं भी 12वीं में पढ़ती हूँ। तभी रितु बोली, ओह, वैसे क्या सब्जेक्ट है तुम्हारे पास? तो काजल कहती है, साइंस, बायो। और तुम्हारा क्या है? तभी रितु हैरानी से बोली, बाप रे, बायो, मेरी तो जान निकल जाए। मेरा तो आर्ट्स है। हम दोनों एक ही क्लास में हैं, तो सहेलियां हुई ना। तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगे? वो काजल की तरफ हाथ बढ़ाकर बोलती है तो काजल भी हाँ कर देती है। तभी रितु बोली, ठीक है, चलो मैं तुम्हें सब चीजों से परिचित करवाती हूँ। लेकिन काजल चुपचाप उस लड़की को देखने लगी, जो पूरे रास्ते बोलती ही रही। तभी वो लड़की कहती है, हाँ, तो ये रहा तुम्हारा कमरा, बगल में मेरा है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बेझिझक कहना, मैं यहीं बैठती हूँ। तुम बाथरूम से फ्रेश होकर आओ, कहकर बेड पर बैठ गई। बड़ा सा कमरा था, जिसमें बेड के अलावा टेबल, कुर्सी, 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां, जिस पर सफेद पर्दे लगे थे। रोशनी के लिए छत से बड़ा सा फानुस लटका था, जिससे कमरे में दिन के उजाले जैसी रोशनी फैली थी। वहीं बगल में बाथरूम था। वो धीरे धीरे अंदर चली गई। तभी कुछ देर के बाद एक आवाज आती है, अरे, अब आ भी जाओ काजल, सब नीचे हमारा वेट करे हैं, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। काजल को रितु की आवाज आई तो वो रोना छोड़कर बाहर निकली। तभी रितु बोली, अच्छा, तो तुम रो रही थी? मैं अभी माँ और भैया से शिकायत करती हूँ। तो काजल कहती है, नहीं रितु, मत कहो, मैं रो नहीं रही थी, बस पापा की याद आ गई थी, इसलिए आंखें भर आई थी। नहीं रोऊंगी मैं कभी। मुझे पापा के ख्वाबों को पूरा करना है। मैं अब कमजोर नहीं पड़ सकती। चलो, अब भूख नहीं लगी क्या? वो आंसू पहुंचते हुए अंतिम शब्द कहकर मुस्कुरा उठी। तब रितु बोली, गुड गर्ल, ये हुई ना बात। चलो, तुम्हारी आवाज तो सुनाई दी। वो खिल उठी थी काजल के बोलने पर। हाँ हाँ, चलो, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। तभी उसे याद आता है, पापा के जाने के बाद वो पूरे दिन में एक बार खाती थी, वो भी सबके खाने के बाद बचता था। तब उसे भूख का एहसास होता है। तभी रितु कहती है, क्या सोचने लगी? चलो। रितु उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे आ जाती है
अगले दिन से शौर्य रितु के साथ उसे भी कॉलेज छोड़ने का जिम्मा उठा लेता है। रितु का कॉलेज पहले आता था और काजल का बाद में। तो जब आज वो 15-20 दिनों के बाद वहां पहुंची तो सब हैरान होकर उसके साथ शौर्य को देख रहे थे। शौर्य की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि सब मुड़ मुड़ कर देखते रहे। ऊंचा कद, उजली रंगत और बहुत ही गंभीर अंदाज लिए वो हर किसी को अपनी ओर खींचता था। वो उसे वापसी में आने का कहकर चला जाता है। वो गेट के अंदर जाने लगती है जब आनंद को अपनी ओर घूरते पाती है। ये देख वो वहां से तेजी से अपनी कक्षा की ओर जाने लगती है जब वो उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है और बोलता है, कौन था वो? किसके साथ आई हो तुम कॉलेज? बोलो। और वो जोर से चीखता है। तभी काजल कहती है, तुम्हें क्या मतलब? मैं किसी के साथ आऊं जाऊं? उसका कलेजा कांप रहा था, पर वह उसके सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। तभी वो लड़का कहता है, अपना मुंह बंद करो काजल। मैं तुमसे कई बार कहा है कि तुम सिर्फ मेरी हो। किसी दूसरे की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना उसकी जान ले लूंगा। तो काजल बोली, अपनी हीरोगिरी रखो अपने पास, सबको अपने जैसा मत समझो। वो कौन है तुम्हें क्यों बताऊं? और तुम मेरा पीछा छोड़ दो, वरना प्रिंसिपल सर से शिकायत कर दूंगी। कहकर वो क्लास में तेजी से चली गई। वो पीछे से सीटी बजाता हुआ आने लगता है। कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा था और एक नंबर का लोफर। वह पिछले साल यहाँ कहीं बाहर से पढ़ने आया था और उसी के क्लास में था। अपने बेकार दोस्तों के साथ सब लड़कियों को परेशान करता, अपना हक समझता था। सब अब काजल अपने क्लासरूम में पहुंच जाती है तो रूमी उसे पसीने से भीगी देकर बोली, क्या हुआ है तुझे? आ यहाँ बैठ। अपने बेंच पर सीट देती हुए उससे कहती है। वो उसकी अकेली सहेली थी जो काफी निडर और तेज थी। डरपोक तो काजल भी नहीं थी, पर आनंद की आंखों में जो छिछोरापन और बेशर्मी सी झलकती थी उससे वो डर जाया करती थी। तभी रूमी बोलती है, वो आज फिर सीटी बजाता आ रहा था। देख काजल, तुम उसका सामना किया कर, तभी तो वो तेरे पीछे आने छोड़ेगा। अगर तू ऐसे ही डर कर भागेगी तो तुझे परेशान करता रहेगा। मैं रोज तेरा इंतजार करती हूँ। कहाँ थी तू इतने दिन? काजल रोते हुए बोली, मेरे पापा की मृत्यु हो गई। कहते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो माँ के द्वारा निकाले जाने से लेकर सौर्य के घर में आने तक की बात उसे बताती है। वो उसे ढाढ़स बंधाती है। शिक्षक के क्लास में आने से दोनों चुप हो जाती है। काजल को बगल से घूरे जाने का एहसास होता है। वो नजरें उठाकर देखती है। आनंद को अपनी ओर मुस्कुराते हुए घूरकर तो आनंद को अपनी ओर मुस्कुराते हुए घूरता पाती है तो वो दूसरी ओर देखने लगती है। शाम में सौर्य और रितु उसे लेने आते हैं। वो रूमी को बाय बोलकर उनके साथ चली जाती है। आनंद वहीं खड़ा उसे गुस्से से देखता है। वो अपने नए घर में सबके दिलों में बस गई थी। ममता देवी उसे रोज पूरे दिन के बारे में पूछती थी और कोई तकलीफ हो तो बेझिझक बताने को बोलती थी। रितु उसे बहुत पसंद करती थी। कभी भी वो जो उदास होने की कोशिश करती तो माँ को बता देने की धमकी देकर हंसा देती। कॉलेज से आकर वो दोनों एक साथ ही बातचीत करती और फिल्में भी देखा करती थी। वो हर वक्त बक बक करके उसे बिजी किए रहती थी। काजल की आदत तो भर दिन भर कोल्हू के बेल की तरह काम में जुटे रहने की थी, पर यहाँ तो नौकरों की फौज थी। काजल जब भी किचन में काम करने जाती तो सब उसे वापस भेज देते। फिर भी वह खाली टाइम में कुछ कुछ डिश बनाकर सबको खिलाया करती थी। सूर्य का भी दोस्ताना रवैया बेहद अच्छा था। वो एक दिन रितु और उसे बाजार ले जाकर कपड़े और जरूरत के सामान दिलवा लाता है। उसके जख्मों पर मरहम लगने ही लगा था कि उसकी माँ और भाई आ गए। उस दिन रविवार था। रितु लेट तक सोकर उठती है तो वो घर के बाहर बगीचे में घूमने आ जाती है। कुछ देर घूमकर झूले पर बैठी झूलते हुए आगे के बारे में सोचने लगती है। सौर्य अपने कमरे में व्यायाम कर रहा था। खिड़की से उसे उदास बैठा देखकर वहीं से आवाज देता है, काजल, क्या सोच रही हो? वो चौंक कर ऊपर देखती है और मुस्कुरा कर कुछ नहीं कहती है। तभी वो उसे रुकने का इशारा कर तौलिया कंधों पर डालता नीचे आता है। तुम फिर रोने का मूड बना रही हो क्या? वो मुस्कुरा कर नहीं नहीं में सर हिला देती है। ट्राउजर और बनियान पहने माथे पर आते पसीने को तौलिए से पहुंचता काजल को बड़ा ही प्यारा लग रहा था। एक बार तो उसके दिल में शोर सा उठा, पर वो उसे दबा सी गई और बोली, आप रोज व्यायाम करते हैं क्या? तभी सूर्य बोला, हाँ, मुझे मेहनत के पसीने बहाना अच्छा लगता है। वो उसके विचारों में
वो उसके विचारों से बहुत ही खुश हुई थी। तभी अचानक एक आवाज़ आती है, "अरे! अरे रुको! कौन हो तुम लोग? कहाँ घुसे चले जा रहे हो?" मुख्य द्वार पर खड़ा गेटकी चिल्लाया। तभी वो दोनों अंदर ही तभी वो दोनों अचानक ही पलटे थे। सौर्य आगे जाकर उन्हें रोकता है। ए रुको! बोला था ना तुम लोगों को कि हवेली की तरफ देखना भी मत। तो तभी उसकी सौतेली माँ रोते हुए कहती है, साहब जी हमें माफ कर दीजिए, हमारे सारे पैसे खत्म हो गए, हम दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। उन 5 लाख में से 2 लाख हमें दे दीजिए मालिक। सोनू बड़ा हो जाएगा तो कमा कर वापस कर देगा। रचना देवी रोते हुए सौर्य के पैरों पर गिर जाती है। तभी सौर्य कहता है, अच्छा तो तुम लोग पैसे के लिए आए हो, तुम लोगों को एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। वो सारा पैसा काजल के नाम पर जमा है। डॉक्टर बनना है उसे। चले जाओ यहाँ से। बलदेव धक्के मारकर निकालो इन्हें। वो नौकर से कहता है। तभी उसकी सौतेली माँ काजल से कहती है, बेटी तू मालिक को समझा, नहीं तो 1 लाख भी दे दो हमें। हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया बेटी। वो मगरमच्छी आंसू बहाकर उसे फुसला रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन तभी सौर्य गुस्से से बोलता है, जाओ यहाँ से, अगली बार से यहाँ आए तो मार खाकर जाओगे। ले जाओ इन्हें। काजल उसके लाल हो गए चेहरे को देखने लगती है। चलो काजल कहकर अंदर चल देता है। वो भी पीछे चल देती है। चल वरना धक्के देकर भगाऊंगा। बलवीर 2-4 आदमियों को लेकर आ गया था। तभी उसकी लास्ट कोशिश करती है, काली, ओ काली, आज तू इस पराई के कारण मुझसे मुंह मोड़ कर जा रही है। एक दिन आएगा जब तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। सुन रही है ना तू काली? चिल्लाते हुए वो चली जाती है। इधर काली अपने कमरे में जाती है। माँ का बोल पराया शब्द उसके कानों में गूंजने लगता है। वो सोचने लगी, सच ही तो बोली है माँ, ये लोग तो पराए हैं। आज मेरे नाम पर 5 लाख होते हुए भी उन लोगों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। मेरे अपने ही तो माँ और भाई है। वो सोच लेती है कल ही सारे पैसे निकाल कर माँ को दे आएगी। आज डाइनिंग टेबल हॉल में बैठे सब नाश्ता कर रहे थे। सौर्य उसे ध्यान से देख रहा था। वो बस नाश्ता करने का दिखावा कर रही थी। तभी वो बोला, काजल क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बेझिझक कहो, पर नाश्ता तो ठीक से करो। वो टोके बिना नहीं रह सका। तभी काजल बोली, मैं यही सोच रही थी छोटे ठाकुर कि आज माँ पैसे मांग रही थी। उन दोनों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया। आखिर जैसी भी हो मेरी माँ ही है ना। आप कुछ पैसे उन्हें दे दीजिए ना छोटे ठाकुर। यहाँ मैं रंग बिरंगे भोजन करती हूँ और वो लोग दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। ये तो ठीक नहीं है ना। वो उदास सी बोली। रितु और ममता जी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दोनों काजल का मुंह देखने लगती है और कहती है, देखो काजल, वो लोग जानते हैं कि तुम कितनी भोली हो। उनके दुख की बात सुनकर तुझसे रहा नहीं जाएगा और तू पैसे दे देगी। वैसे तुम उनसे कब मिली थी? ममता जी पूछती है तो काजल बोली, आज सुबह में वो दोनों आए थे। माँ, उनकी हालत बहुत ही खराब थी। वो दोनों मुझे घर से और खुद से दूर कर दिए, पर मैं उन्हें अपना मानती हूँ। मैं उन्हें इस स्थिति में नहीं देख सकती। कहकर वो रोने लगती है। तभी सौर्य कहता है, तुम रोना बंद करो। चलो तुम दोनों तैयार हो जाओ। आज हम लोग घूमने चलेंगे। मैं कुछ सोचता हूँ। चलो उठो। सौर्य काजल और रितु से कहता है, माँ आप भी चलिए ना। तभी ममता जी बोली, नहीं बेटा, मेरे जोड़ों का दर्द मुझसे घूमने से रोकता है। तुम लोग जाओ और घूम आओ, मैं जाकर आराम करती हूँ। ममता जी कहकर उठती है। सौर्य भी उनके साथ चला जाता है। तभी ममता जी कहती है, सौर्य, काजल तो उन दोनों की बातों में आ गई। अब क्या करेगा तू बेटा? मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि काजल कोई गलत फैसला ले। वो पैसे उसकी पढ़ाई के लिए मनोहर जी ने अपना खून पसीना बहाकर जमा किया है। वो काजल को बहकावे में आया देख चिंतित थी। तभी सौर्य बोला, माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। आप आराम कीजिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा और नहीं तो बहादुरी से कहिएगा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। सौर्य उन्हें बिस्तर पर लेटा देता है और इधर रितु जोर से चिल्लाती है, हर्रे, घूमने जाएंगे। चल काजल, आज तुझे मैं तैयार करूंगी। तू तो हमेशा सादा जीवन उच्च विचार का फॉर्मूला अपनाती है, पर आज छुट्टी में घूमने जा रहे हैं तो मेरी मर्जी चलेगी और तू मुझे रोक नहीं पाएगी। चल। रितु बहुत ही उत्साहित थी। आज बहुत दिनों के बाद वो लोग घूमने जा रहे थे।
तभी काजल बोले, रितु, मेरा दिल नहीं करता कहीं जाने का। तुम और छोटे ठाकुर चले जाओ, मैं माँ के पास रहूंगी। वो शौर्य के पैसों के बारे में कोई जवाब नहीं देने से दुखी थी। तभी शौर्य कहता है, क्यों नहीं जाओगी तुम? यहाँ सब मेरी बात मानते हैं, समझी? जाकर तैयार हो जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। शौर्य माँ को पहुंचा कर आते हुए काजल की बात सुनकर कहता है, अब चलो। रितु उसे खींचते हुए ले जाती है। वो सर झुकाए वो उदास होकर उसके पीछे जा रही थी। तभी शौर्य अपने कमरे में बैठा अपने मैनेजर को फोन करके कहता है, बस लाल जी, मुझे 2 लाख रुपए कुछ देर में दे दीजिएगा, जरूरी काम है। तभी सामने से आवाज आती है, ठीक है छोटे ठाकुर, मैं आधे घंटे में आता हूँ लेकर। अब मैनेजर आकर शौर्य को पैसा दे चुका था। उसके जाने के बाद वो तैयार होकर बाहर आता है और कहता है, रितु, काजल, क्या हुआ तुम लोगों का? अब चलो भी, 2 घंटे से तैयार हो रही हो तुम दोनों। जी भैया, आप गाड़ी में बैठिए, हम आते हैं। रितु काजल के कमरे से निकल कर बोलकर फिर घुस चुकी थी। तभी शौर्य बोलता है, हे भगवान। तभी शौर्य सोचता है, हे भगवान, ये लड़कियां भी ना। अब वो नीचे चल पड़ा। 10वीं बार हॉर्न की आवाज सुनकर वो दोनों दौड़ती हुई आकर गाड़ी के पास आती है। सॉरी भैया, थोड़ा लेट हो गया। इस मैडम के नखरे, ये नहीं लगाएगी, वो नहीं लगाऊंगी, लोग क्या कहेंगे। ओह, थका कर रख दिया है, इसको तैयार करने में लेट होगी। तभी सौर्य काजल को गौर से देखता है। नीले सलवार और दुपट्टे के मैचिंग कपड़ों पर पीला कुर्ता उस पर बहुत ही खिल रहा था। कानों में छोटा सा झुमका और बालों की लंबी चोटी उसे अलग ही निखार दे रहा था। होठों पर गुलाबी रंग उसके चेहरे को अलग ही ताजगी दे रहे थे। वो उसके आज के रूप में खो सा गया था। रितु ने कहा, भैया चलिए, लेट हो रहा है। रितु सीट पर बैठी बोलती है। काजल उसके बगल में बैठ जाती है। सूर्य रितु के बोलने से होश में आता है। गाड़ी मुख्य द्वार से निकाल लेता है। वो लोग मंदिर जाकर पूजा करते हैं, फिर गांव में लगे मेले में घूमते हैं। रितु के मस्ती में काजल का दिल भी बहल जाता है और शौर्य भी खूब मुस्कुराता है। काजल कभी शौर्य को इतनी खुलकर मुस्कुराते नहीं देखी थी। वो उसे एकटक देखने लगती है। वहां से निकलकर जिस रास्ते पर गाड़ी जाने लगती है, वो रास्ता काजल को कुछ कुछ जाना पहचाना सा लगता है। कुछ देर के बाद गाड़ी जब उसके माँ के घर आके रुकती है, तो वो शौर्य को कृतज्ञ दृष्टि से देखती है। उसकी आंखों से 2 आंसू बूंद निकल जाते हैं। वो लोग अंदर वो लोग उतर कर अंदर जा वो लोग उतर कर अंदर जाने लगते हैं कि रचना देवी और सोनू बाहर निकल जाते हैं और कहते हैं, अरे, अब क्यों आई हो यहाँ? क्या आई हो? उतनी बेइज्जती कम थी जो फिर करने आई हो? रचना देवी काजल को गुस्से से कहती है। तभी शौर्य बोला, नहीं, कुछ काम है, अंदर चलो तुम दोनों। शौर्य उसे दरवाजे से हटने का इशारा करता है, पर वो दोनों दरवाजे के सामने दीवार पर बने खड़े थे। तभी रचना देवी बहुत ही कर्कश आवाज में कहती है, अब क्या काम है? घर में कुछ मेहमान है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, जो भी कहना है यही कहिए। तभी शौर्य बोला, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन ऐसा मेहमान आया है जो हम लोगों से पर्दा करेगा। जब तक वो माँ बेटा शौर्य का इरादा समझ पाते, वो उन दोनों को धकेलता हुआ अंदर घुस जाता है। काजल और रितु भी पीछे दौड़ती है। अंदर का नजारा देखकर काजल चकित रह जाती है। उसकी माँ के बिस्तर पर नोटों के हजारों बंडल पड़े थे। तभी काजल हैरानी से कहती है, माँ, इतने सारे पैसे कहाँ से लाई हो? उस दिन मुझसे मांगने आई थी, 2 दिन में इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तभी एक आवाज आती है, तू कौन होती है माँ से सवाल जवाब करने वाली? ये सारा पैसा हमारा है, जा यहाँ से। सोनू गुस्सा कर बोलता है। तभी काजल कहती है, मैं यहाँ पैसा मांगने नहीं, वो 5 लाख देने आई थी। पर तुम लोगों के पास तो बहुत पैसा है, इसका मतलब माँ, तुम मुझे झूठ बोल रही थी और मैं बुद्धू तुम्हारे झूठे आंसू के कारण अपने शुभ चिंतकों से नाराज हो गई। वो गुस्से से जोर जोर से बोल रही थी। उन दोनों माँ बेटों का सर झुका अब दोनों माँ बेटे सर झुकाए चुपचाप खड़े थे। तभी वो बोले, ये मेरे पापा का घर है, जिस पर कानूनी मेरा भी हक है। मैं चाहती तो कोर्ट से लड़कर हिस्सा ले सकती थी, पर मैं तुम लोगों के खातिर कुछ नहीं बोली। पर तुमने आज मेरा विश्वास तोड़ दिया। अब एक पैसा नहीं दूंगी मैं। चारों चारों तरफ देखती हुई, चलिए छोटे ठाकुर, ये लोग सच में बहुत बुरे हैं, इनका जमीर मर चुका है। मुझे बेवकूफ को ये बात तब समझ आनी चाहिए थी, जब ये एक माँ होकर अपने मरे हुए पति की जवान बेटी को घर से भगा रही थी। मैं तभी
इनको पहचान गई होती तो आज अफ़सोस नहीं होता। चलो रितु, ये लोग मेरे कोई नहीं होते। मेरे पापा के साथ सब मर गए। चलो, कहकर रोते हुए रितु का हाथ पकड़कर बाहर निकल जाती है। तभी शौर्य कहता है, तुम दोनों तो बताओगे नहीं ये सब पैसे कहाँ से आए, पर मैं पता लगा लूँगा। ज़रूर तुम लोगों ने कहीं चोरी की होगी। मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो देता हूँ। उन दोनों के बाहर निकल जाने के बाद शौर्य उनसे पूछ रहा था। उसे जानना था ये पैसे किस कमाई के हैं। तभी रचना कहती है, नहीं नहीं छोटे ठाकुर, रिपोर्ट मत लिखाइए। इसके पापा ने काजल के लिए गहने बनवाए थे और दहेज के लिए मुझे भी 5 लाख रुपए रखने को दिए थे। तो हम लोगों ने सारे गहने बेच दिए। ये पैसे उसी का है। रचना देवी शौर्य के कदमों में गिर कर रो रही थी। तभी शौर्य बोला, बहुत ही गिरे हुए हो तुम दोनों। जी चाहता है कि गोली मार दूं, पर तुम्हें तो एक लड़की का दिल दुखाने की सजा भगवान देगा। एक बार तो आ गए, पर दोबारा मेरे घर आने की कोशिश मत करना, वरना जिंदा नहीं रहोगे। अत्यधिक क्रोध से सूर्य का चेहरा लाल हो गया था और रचना देवी के अपने पैरों से खेलता हुआ बाहर आकर गाड़ी में बैठकर चल दिया, जहां वो दोनों पहले से बैठी थी। तभी उस घर में आवाज आने लगती है, हाँ माँ, क्या शानदार एक्टिंग की है तूने। अच्छे अच्छों को मार देती। उन लोगों को देखकर पहले तो मैं डर गया, पर जब तुम मोर्चा संभाल ली तो धीरे धीरे डर गायब हो गया। पर पैसों के बारे में झूठ क्यों बोली कि वो दीदी के गहने का है। तभी काजल की सौतेली माँ बोली, तो क्या कहती, ये काजल के झूठ मूठ के तय हो चुकी शादी करवाने के बदले ली हूँ। अब तुम बस देखते जाओ बेटा, इस सोरे का क्या क्या करती हूँ। काजल के काजल की काजल को पनाह दी है ना उसने, उसकी आंखों के सामने इस लड़की का जीवन तहस नहस कर दूंगी। इसके बाप से मैं महीने के महीने सारा वेतन घर आते छीन लेती थी, फिर भी उसने मुझसे 5 लाख रुपए छुपा लिए। वो नागिन की तरह गुस्से से फुफकार रही थी। बहुत सुख भोग लिया तूने काजल, अब खून के आंसू रोने के लिए तैयार रहना। मैं जल्दी ही आ रही हूँ तेरे लिए तेरी बदकिस्मती लेकर। वो हंसते हुए बोलती है। उसकी हंसी से सोनू भी हंस देता है और वो दोनों फिर से रुपए गिनने लग जाते हैं। और इधर काजल पूरे रास्ते वो सिसती ही रहती है। रितु के समझाने पर भी वो चुप नहीं हो रही थी और आज उसका फिर से विश्वास टूटा था। घर आए ही वो दौड़ती हुई अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रो देती है। रितु उसके पीछे जाने लगती है पर सौर्य उसे रोक देता है और कहता है, उसे जी भरकर रोने दे रितु, उसका मन हल्का हो जाएगा। जा तू भी आराम कर, मैं थोड़ी देर फैक्ट्री से आता हूँ। रितु अपने कमरे में जाती है और सौर्य माँ के पास कैसे लालची लोग हैं। वो लोग एक तो उसे घर से निकाल दिया, ऊपर से उसके लिए रखे सामान को बेचकर पैसा ले लिया। हद है, कोई मतलब ही नहीं है अपनी मान मर्यादा की। अब ममता जी भी गुस्से में आ गई थी। जब सौर्य ने पूरी बात बताई तो, माँ, मुझे किसी ने बताया था कि वो दोनों बैंक से 3 लाख रुपए निकाले हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये लोग तो पैसों के अभाव में 3 दिन से खाना नहीं खाया। फिर 3 लाख कहाँ से आए। मैं अगर काली को सच्चाई बताता तो वो शायद नहीं मानती, इसीलिए मैं घूमने के बहाने उसे उन दोनों की सच्चाई दिखा दी। अब वो कभी भी उन लोगों का विश्वास कर अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहेगी। सूर्य धीरे धीरे पूरी बात बताता है। तभी काजल आई और बोली, आपने मेरी आंखें खोलकर बहुत ही अच्छा किया छोटे ठाकुर, वरना मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मुझे लग रहा था कि उन पैसों पर उन दोनों का भी हक है, पर आज सच्चाई समझ में आ गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटे ठाकुर कि मेरी आंखों पर लगा पर्दा उठा दिया। काजल सौर्य को धन्यवाद देने आई थी, जहां माँ बेटी की बातचीत की आवाज सुनकर वो बाहर से ही सुनने लगी थी। तभी सौर्य कहता है, कोई बात नहीं काजल, हो जाता है कभी कभी ऐसा, हम सही गलत में फर्क महसूस नहीं कर पाते। अब आशा करता हूँ कि तुम इन बातों से निकल कर अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दोगी। वो मुस्कुराकर उसका सर सहला देता है और कहता है, अच्छा माँ, मैं थोड़ी देर फैक्ट्री से होकर आता हूँ, जल्दी ही आऊँगा। वो चला जाता है। तभी ममता जी बोली, इधर आ बेटी, देख तेरे पापा तुझसे बहुत प्यार करते थे ना, इसीलिए तुम्हारे लिए एक सपना देखे कि तुम डॉक्टर बनो। तो बेटी, उनके सपनों के लिए जी जान लगाकर पढ़ो। तुम्हारी परीक्षा नजदीक है ना। अब तुम किसी भी बिना मतलब की बात पर ध्यान मत देना। ममता जी प्यार से उसे समझा रही थी। कम दिनों में ही काजल उनके दिल का टुकड़ा बन गई थी। वो उसे रोते देख बेचैन हो जाती थी। तभी काजल बोली, हाँ आप ठीक कहती हैं माँ, मैं चाय बना कर लाती हूँ, आप पिएगी ना।
वो उठते हुए बोली तो ममता जी बोली, हाँ ले आओ, और हाँ खुश रहा करो। वो उसे थपथपा कर बोली। अब वो अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाती। उसकी और रितु की परीक्षा सर पर आ गई थी। दोनों रात भर पढ़ने में एक हुई थी। जैसे तैसे करके परीक्षा खत्म हो गई। अब काजल को भी चैन आया, क्योंकि रोज आनंद उसे देखकर सीटी मारता था। उससे सबके सामने अपने प्रेम का इजहार करता था। शौर्य के बारे में वो पता लगा चुका था, इसलिए काजल को पाने के लिए उसने दूसरा तरीका सोच रखा था। परीक्षा के बाद दोनों सहेलियां खूब मस्ती करती और शौर्य के साथ घूमने भी जाती। एक दिन शाम में जब वो लोग घूम कर आए, तो हवेली के बाहर गैरेज में बड़ी सी गाड़ी लगी हुई थी। सूर्य जब बहादुर से मिलता है, तो वो अंदर जाने का इशारा करता है। मुख्य द्वार से अंदर जाते ही हॉल में ममता जी के पास एक लड़की बैठी थी, जो उसे देखकर दौड़ती हुई आती है और उसके गले लग जाती है। हे सूर्य, कैसे हो? आई मिस यू बेबी सो मच। आई मिस यू बेबी सो मच। क्या तुमने मुझे मिस किया? सूर्य ने कहा। हाँ, थोड़ा थोड़ा, काम बहुत था इसीलिए ज्यादा नहीं कर पाया। वो उसे छेड़ता हुआ बोला और खुद से अलग किया। मेरी माँ से तो तुम मिल चुकी हो। ये रितु है, मेरी छोटी बहन, और ये मेरे वर्कर की बेटी काजल है, जो हमारे घर की सदस्य है और पिछले 10 महीनों से यहीं रहती है। वो लिली से सबका परिचय करवाता है और कहता है, रितु और काजल ये मेरी लंदन यूनिवर्सिटी फ्रेंड लिली है, जो मुझे अचानक आज सरप्राइज कर दी। हंसकर बोलता है। लिली ने कहा, हाय रितु, हेलो काजल, कैसी हो तुम लोग? लिली काजल का परिचय जानकर कुछ खास खुश नहीं हुई थी। रितु कहती है, हाय लिली, ठीक है हम। आप कैसी हैं? रितु पूछती है। लिली का काजल को घूरना रितु को अच्छा नहीं लग रहा था। तब वो कहती है, चल काजल, सॉरी लिली, हम लोग घूम कर थक गए तो आराम करने जा रहे हैं, कहकर उसे खींचती हुई ले जाती है। तभी सौर्य कहता है, लिली यहाँ इंडिया कैसे आना हुआ? तो कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। ममता जी उठकर बगीचे में टहलने चली जाती है। वो दोनों वहीं गप्पे करने लगते हैं। तो लिली कहती है, मेरे चाचा जो हैदराबाद में रहते हैं, उनकी बेटी की शादी है, जिसमें शामिल होने मम्मी और पापा मुझे ले आएंगे तुमसे मिलने किसी दिन। तभी वो हैरान से उनकी तभी वो हैरान से उसकी तरफ देखकर बोला, क्यों, कोई काम है? तो मैं खुद ही मिल लूंगा उनसे जाकर। तो लिली कहती है, कोई खास काम नहीं, आखिर तुमने उनकी बेटी का दिल जो चुरा लिया है। वो हंसते हुए बोली। तो शौर्य कहता है, तुम भी ना वैसी ही मजाकिया हो। 2 साल से ऊपर हो गए और तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। तो लिली बोली, पर तुम बदल गए हो शौर्य। मैं हमेशा तुमको याद करती थी, तुम्हारे फोटो को देखा करती थी, और तुम मेरे ढेर सारे मैसेज के बदले एक मैसेज कर देते थे। पर अब मैं आ गई हूँ, तुम्हारे पास हमेशा ही रहूंगी। सूर्य उसकी बात को इग्नोर करता है, उसे आराम करने को बोलता है और रात के खाने पर मिलने की बात बोलकर शीतल से कहकर उसे गेस्ट रूम में भेज देता है। अब आखिर आगे क्या क्या झमेला होने वाला है? क्या सच में काजल की सौतेली माँ ने उसे बेचकर वो पैसे लिए हैं? ये जानने के लिए कहानी का दूसरा पार्ट जरूर सुनना, और अगला पार्ट सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा देना। धन्यवाद।